हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 12th में पहुंच गए हो अब? हाँ, अब तो सारी बातें 12th की करनी है। बहुत 11th में सीख लिया आपने, बहुत कुछ है ना। तो आपने 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा था? IUPAC पढ़ा होगा, देन उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, देन उसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, और हाइड्रोकार्बन का हो सकता है आपने फुल पार्ट ना पढ़ा हो। हाइड्रोकार्बन्स में आपने एल्केन्स पढ़े होंगे, एल्कीन्स पढ़ी होंगी। उसी एल्कीन के बीच में से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 12th का पार्ट, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उस सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम करते हैं, कैसे हम वहाँ पर बताते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो कहाँ आएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत बेसिक बातें आप सबको पता है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ होती है वो हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ? जिसके पास खूब इलेक्ट्रॉन है। भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ? जिस इलेक्ट्रॉन देने वाली टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने वाली टेंडेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बहुत मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम शुरू करेंगे आज टॉपिक नया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th। माय नेम इज़ सुभाष यादव, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ओके, तो यहाँ हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। चलिए बच्चों, नया टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर बीच आपका ये हाइड्रोकार्बन का ही टॉपिक है, तो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसे हम एक और नाम देते हैं बच्चों, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वर्डिंग में दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने वाली रिएक्शन ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ हमें मेनली एक इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा, एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे। इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या होता है? रिएक्शन के बीच में बनने वाले पार्ट्स क्या कहलाते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? फिर आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए एक नई रिएक्शन शुरू करते हैं यहाँ, रिएक्शन ऑफ एल्कीन से। ठीक है, एल्कीन आप सबको पता है C डबल बॉन्ड C एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण ये क्या कर सकता है? किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या रखता है? टेंडेंसी रखता है। इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया, इस रिएक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोफाइल मुझे ऐड करना है, और न्यूक्लियोफाइल मैंने यहाँ एल्कीन ही ले रखी है। ठीक है, मान लीजिए इस एल्कीन से मुझे जोड़ना होता कोई इलेक्ट्रोफाइल है ए प्लस है कोई इलेक्ट्रोफाइल, प्लस है। प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड होने के लिए तैयार है। क्यों है? पहली चीज़, अगर ये पॉजिटिव कंटेनिंग है, इसका मतलब ये अपने आप में अनस्टेबल है। अपने आप में अनस्टेबल है तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगा? स्टेबल करना चाहेगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर बॉन्ड बना ले तो इसकी जो न्यूट्रल स्टेज है वो ये गेन कर लेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत जल्दी अपने आप को क्या सोचेगा कि मैं किसी भी स्पीसीज से अट्रैक्ट हो सकता हूँ, अटैच हो सकता हूँ। कौन अटैच करेगा? ये पाई बॉन्ड। अब बात करते हैं ये पाई बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर C है। इस पाई बॉन्ड को मैं इस तरीके से भी ब्रेक कर सकता हूँ। तरीका नंबर 1 है ये। कैसे? अगर मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल कहाँ से रहे हैं? इस वाले कार्बन से, और इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं? इस वाले कार्बन पे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो स्पीसीज बनेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? इस पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पहला स्टेप ये क्या सा हो गया? फर्स्ट वे, पहला तरीका है। दूसरे तरीके की बात करें तो बॉन्ड कैसे टूट सकता था? बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता था। अगर बॉन्ड ऐसे टूटता तो बताओ बच्चों, C सिंगल बॉन्ड C यहाँ आता नेगेटिव और यहाँ आता पॉजिटिव। क्यों? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और गए कहाँ? यहाँ।
इसका मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है। अगर मैं पाई बॉन्ड को तोड़ना चाहूँ तो मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ और मैं पाई बॉन्ड को ऐसे भी तोड़ सकता हूँ। डिपेंड किस पे कर रहा है चीज़ें? डिपेंड कर रहा है बच्चों यहाँ पर इंटरमीडिएट्स में क्या बन रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन करके अपना प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड किस पे करेगी? कार्बोकैटायन पे। किस पे डिपेंड करेगी? कार्बोकैटायन पे। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को आपने कई तरीके से पढ़ रखा है, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन अपन जनरली बात करते हैं किसकी? हाइपर कॉन्जुगेशन की। मतलब क्या हुआ कि अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होते हैं उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर समझ में आ रहा है? और आपको पता है अगर यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन है और यहाँ प्राइमरी कार्बन है, बताइए सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन में कौन ज़्यादा स्टेबल? आप सबको पता है कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी होती है। तो इस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं इस बॉन्ड को कैसे तोड़ना चाहूँगा? ऐसे तोड़ना चाहूँगा। क्लियर हुआ? क्योंकि मुझे पता है पॉजिटिव यही अच्छा है। इसका मतलब बेस्ट तरीका कौन था? ये। तो यही कैसा तरीका था? मेजर तरीका था। और ये कैसा तरीका था? माइनर तरीका था। तो बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, ये सब आपको पता है। तो बताओ ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन टूटा तो पॉजिटिव पार्ट तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन देने के लिए बिल्कुल तैयार है? नेगेटिव वाला पार्ट। और नेगेटिव वाला पार्ट बनेगा कहाँ बच्चों? यहाँ। क्योंकि मुझे पता है बॉन्ड अगर टूटता है तो इसकी जो हेड डायरेक्शन होती है यहाँ पर हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? यहाँ। इसका मतलब ये जो नेगेटिव बनेगा ये तुरंत क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो सोचिए मेरे पास क्या बन के आएगा? मेरे पास यहाँ पर A तो जुड़ चुका है, क्लियर है? यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो बताइए यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और यहाँ से A जुड़ गया। ये जो स्पीसीज बनी इसे ही बोलते हैं इंटरमीडिएट। इसे क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की बात करें बच्चों तो इंटरमीडिएट में मुझे बताओ बन क्या रहा है? क्या इंटरमीडिएट में बन रहा है कार्बोकैटायन? क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन बन रहा है। तो मुझे बताओ अगर मेरे पास कभी भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो रिएक्शन में जब इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो रिएक्शन की सब कुछ डायरेक्शन, रिएक्शन की रेट, रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? इस स्पीसीज पे डिपेंड करेगी। और बच्चों इस स्पीसीज को बनने में जो स्टेप हम नाम लगाते हैं, जो स्टेप का नाम, जो स्टेप फॉलो होता है वो स्टेप कहलाता है आरडीएस स्टेप। हर रिएक्शन का कोई आरडीएस स्टेप जरूर होता है। आरडीएस स्टेप सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। कैसा होता है? सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रेट को डिटरमाइन कर रही है, आरडीएस का मतलब क्या हुआ? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर कोई रिएक्शन रेट को डिटरमाइन कर रही है तो वो ज़रूर चेक करेगी आराम से कि एक्चुअल में रिएक्शन में क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है। अगर एक बार प्रोसीजर समझ में आ गया फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगी। तो आरडीएस क्या देखता है? हमेशा रेट को डिटरमाइनिंग करने वाला स्टेप होता है। ये हमेशा रेट के फेवर में ही काम करता है। अब सोचो अगर मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव बना है, इसका मतलब रेट डिटरमाइन कौन कर रहा है? ये कार्बोकैटायन बनने वाली फॉर्मेशन की जो स्टेप है यही डिटरमाइन कर रही है, यही फॉलो कर रही है। इसका मतलब बचाओ बच्चों इंटरमीडिएट में जो चीज़ बनी, क्या पूरे रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट होगा कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट में क्या बनता है। अगर मैं बोलूं बेकार कार्बोकैटायन बन रहा है तो क्या रिएक्शन जल्दी होगी? नहीं होगी। खूब अच्छा कार्बोकैटायन बन गया, रिएक्शन फट से हो जाएगी। इसका मतलब क्यों होगी? क्योंकि वो चाहेगा ना कि अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो अच्छा से अच्छा बने। भाई मैं अपने आप को क्या चाहूँगा? अगर मैं किसी स्टेज में हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि वो स्टेज मेरे लिए इतनी फिजिबल हो कि मुझे कोई दिक्कत ना आए। और वो दिक्कत किसके लिए होगी? कार्बोकैटायन के लिए। अगर कार्बोकैटायन अच्छा बनेगा तो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करेगी, कार्बोकैटायन बेकार बनेगा रिएक्शन स्लो हो जाएगी। क्लियर समझ में आया? तो ये होता है इंटरमीडिएट स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। अच्छा बताओ इस पॉजिटिव पे अटैक ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। क्यों? कभी भी कोई पॉजिटिव कंटेनिंग स्पीसीज क्या होती है? sp2। और sp2 को बोलते हैं बच्चों प्लेनर। क्या बोलते हैं? प्लेनर। अब प्लेनर में अगर बात करूं तो प्लेनर में कोई चीज़ ऊपर से अटैक करे, नीचे से अटैक करे, रिपल्शन फैक्टर क्या होता है? सेम होता है। भाई सेम ही है। ऊपर से अटैक करेगा तब भी उतना ही रिपल्शन फैक्टर है, नीचे से अटैक करेगा तब भी उतना ही रिपल्शन फैक्टर है। तो बताओ यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से तो A जुड़ जाएगा और यहाँ से X जुड़ जाएगा या न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये ऊपर से भी जुड़ सकता है
और ये नीचे से भी जुड़ सकता है। इस तरीके की स्पीसीज़ ये क्या कहलाती है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया। क्या क्लियरली समझ में आया? तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो मेन पार्ट क्या है, इस रिएक्शन में क्या क्या बना। इस रिएक्शन में सबसे पहली चीज़ है, एक एल्कीन ने एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क किया, जिससे उसने इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद जो इंटरमीडिएट बना वो कार्बोकैटायन बना। इंटरमीडिएट में जो स्पीसीज बनती है, रिएक्शन हमेशा उसी को फॉलो करती है। इसका मतलब जितना अच्छा पॉजिटिव बनेगा, जितना स्टेबल पॉजिटिव बनेगा, उतनी ही रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। क्लियर बच्चों, समझ में आया? इस पॉजिटिव को बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इस प्लेनर मॉलिक्यूल को ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। इस तरीके की स्पीसीज प्रोडक्ट लाएंगी और हम प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। मुझे बताएं बच्चों, आपने 11th में पढ़ा होगा कार्बोकैटायन शिफ्ट भी करता है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप सबको पता है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले शिफ्ट कैसे करता है, अगर उसके पास 1-2 शिफ्टिंग में, क्योंकि हमेशा शिफ्टिंग 1-2 होती है, कभी भी 1-3 नहीं होती, 1-4 नहीं होती। शिफ्टिंग हमेशा कैसी होती है बच्चों, 1-2 होती है। अगर मुझे एक कदम बाद कोई स्टेबल चीज़ मिलेगी तो मैं एक कदम इधर रख सकता हूँ, एक कदम इधर रख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 2 कदम बाद कोई चीज़ मिल रही है तो पहले मुझे एक कदम रखना पड़ेगा, फिर मैं कदम रखने के बाद देखूंगा कि इस कदम से अच्छा है या बेकार है, तभी मैं रखूंगा जब अच्छा होगा। तो शिफ्टिंग भी कुछ इसी तरीके से होती है बच्चों। पहले क्या करती है, 1-2 शिफ्ट करती है, फर्दर फिर 1-2 शिफ्टिंग को कर सकती है एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी। क्लियर समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, यहाँ पर शिफ्टिंग हो सकती थी, लेकिन जब मेरे पास ये कार्बोकैटायन बन रहा है तो बताओ जो स्पीसीज स्टेबल यहाँ है वही तो यहाँ भी है। तो जब इसको स्टेबिलिटी बराबर ही मिल रही है तो ये शिफ्ट क्यों करेगा, नहीं करेगा। तो अब मैं आगे बात करने वाला हूँ कैसे कैसे प्रोडक्ट और बनते हैं और रिएक्शन में और क्या होता है। चलिए इस रिएक्शन के बारे में 2-3 पॉइंट लिखेंगे अपन। समझ में आया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन खूब सारी है ये, इसकी प्रैक्टिस इतनी सारी करनी है ना, मज़ा आ जाएगा लास्ट तक। ब्रोमिनेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, बहुत सारे हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो मुझे बताइए, इन दिस रिएक्शन क्या क्या पॉइंट्स आपको मिले यहाँ पर। कार्बोकैटायन फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट, अगर कोई कार्बोकैटायन या कोई भी एनायन या कोई भी फ्री रेडिकल, मतलब अगर कोई इंटरमीडिएट में कोई स्पीसीज बन रही है तो हमेशा वही डिफाइन करेगी कि रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, किस पे नहीं। तो मुझे सेकंड चीज़ बताएं, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पे। किस पे करेगी, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, तो वो भी बच्चों डिपेंड करेगी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। ठीक, अगर मान लो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी सेम हो जाए तब कैसे करते हैं बच्चों, जैसे ट्रांस एल्कीन है और सिस एल्कीन है। भाई अगर इसमें तुम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास स्पीसीज क्या आएगी, कुछ इस तरीके से ही आएगी। आई थिंक ऐसे ही आएगी, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर लेगा। अब ये इधर से टूटे या इधर से टूटे बात सेम है, क्योंकि आइडेंटिकल कार्बन है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव और इलेक्ट्रोफाइल कुछ इस तरीके से ही आएंगे। मुझे बताओ, इन दोनों स्पीसीज में क्या कोई डिफरेंस है? भाई इसमें भी अल्फा उतने ही है जितने इसमें। तो अब मुझे देखना होता है, जब मेरे पास कार्बोकैटायन सेम आने लग जाए तब मुझे देखना होता है एल्कीन्स कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। मुझे बताओ, जो कम स्टेबल होगी वही जल्दी टूटेगी, सही बात है। और जो ज़्यादा स्टेबल होगी क्या वो टूटना चाहेगी? नहीं टूटना चाहेगी। तो मुझे बताओ, जब मेरे पास एल्कीन के केस में अगर इफ कार्बोकैटायन इज सेम then lesser stable alkene is more reactive than stable alkene।
ठीक। तो यहाँ पर रेट किस पे डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ये रेट किस पे डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन व्हेन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इज सेम, ठीक। व्हेन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इज सेम देन रेट डिपेंडिंग अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो बताओ सिस और ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब कौन रिएक्टिव ज़्यादा होगी? ये। तो मैं यहाँ EAR की रिएक्टिविटी के बारे में बता सकता हूँ। क्या क्लियर बात समझ में आई? ऐसे एग्जाम में नीट में पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस नीट में बहुत बार पूछता है, तो आप ध्यान रखो कि कैसे आपको आंसर करना है। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए और बात करते हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड। जितनी बेसिक बातें अपन कर सकते हैं वो सारी बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं। क्लियर है? चलो मान लो बच्चों, मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होता और मुझसे रिएक्शन कराई जाती H+। अब मुझे बताओ कि यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फाइनली क्या बनेगा, मुझसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेगा। मुझे पता है क्यों ऐसे ऐड हुआ, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इससे बेस्ट नहीं बन सकती थी, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा ज़्यादा है, यहाँ अल्फ़ा कम है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ की बात करें, क्या ये अपने बेस्ट कंडीशन में या कुछ और कर सकता है? बच्चों अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर शिफ्टिंग कर सकता है। क्यों शिफ्टिंग कर सकता है? क्योंकि मुझे पता है अगर ये यहाँ शिफ्ट कर जाए तो इसको स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाएगी। आपने सीख रखा है, 11th में बहुत कुछ अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसको बोलते हैं 1,2 मैथिल शिफ्टिंग। मैथिल शिफ्टिंग क्यों बोला बच्चों? क्योंकि यहाँ पर यार मैथिल ही तो है, ये सब क्या है? मैथिल 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 है, तो किसी एक मैथिल को ही मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। आफ्टर द शिफ्टिंग वी विल फाइंड इन दिस फॉर्म। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो ये फॉर्म आई है, क्या ये सबसे बेस्ट है? इन सबसे बेस्ट है, बताओ। क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा भी क्या है? ज़्यादा है। तो ये क्या होता है? बेस्ट कंडीशन। मतलब ये कह सकता हूँ एज अ इंटरमीडिएट मेरे पास क्या बन गया? इंटरमीडिएट मेरे पास क्या बन गया? यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बन गया। बताओ बच्चों, इस कार्बोकैटायन पे अब क्या कर सकता था? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता था, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो बताओ मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आता? यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता और यहाँ H जुड़ जाता, या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ H जुड़ता तो इसके विपरीत में भी H जुड़ सकता था। ये क्या कर सकता है बच्चों? तो बताओ अगर सेम साइड अटैक हो रहा है तो सिन एडिशन बोलेंगे, अगर अपोजिट हो रहा है तो एंटी एडिशन बोलेंगे। तो ये दोनों टाइप फॉलो करता है। इट इज फॉलो सिन एडिशन एंड एंटी एडिशन। क्लियर समझ में आया कि सिन एडिशन भी कर सकता है और साथ ही साथ एंटी एडिशन भी कर सकता है। तो क्लियरली आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए इसके ग्राफ की बात करते हैं। इसके ग्राफ में क्या क्या होता है? बहुत बेसिक बातें हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ। अभी रिएक्शन पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रिएक्शन में कैसे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कैसे यहाँ पर हम चीज़ों को समझाते हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, तो अगर मैं कोई फिगर की बात करूं तो मुझे बताओ कोई एल्कीन थी, इस एल्कीन से किसकी रिएक्शन हुई थी? H+ की। H+ की रिएक्शन हुई तो सबसे पहले क्या हुआ? एक पाई बॉन्ड ने ब्रेक किया और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई एनर्जी मान लो यहाँ पे शुरू रही होगी, ये प्रोडक्ट वहीं पर है, मान लो ऐसे करके एक प्रोडक्ट बना रहा होगा। इसने रिएक्शन की तो कुछ ना कुछ ऊपर टेंडेंसी गई होगी, एनर्जी लगी होगी। उसके बाद क्या हुआ होगा कि इसके पास कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ होगा? इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ होगा। हमने देखा यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ होगा? इंटरमीडिएट। मुझे बताओ इंटरमीडिएट से पहले इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है? एक टाइम पे क्या हो रहा होगा? एक टाइम पे बच्चों ये बॉन्ड तो टूट रहा होगा और ये नया बॉन्ड H के साथ बन रहा होगा। इस स्टेट को बच्चों बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। आफ्टर द ट्रांजिशन स्टेट वी विल फाइंड या वी विल फॉर्म या वी विल ऑब्टेन, यहाँ पर क्या बन के आएगा बच्चों? बताओ मुझे। पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ लगेगा? यहाँ। तो
इसे बोलेंगे क्या, इंटरमीडिएट। इसे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट, ठीक है, इसे हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। तो बताओ यहाँ पर मेरे पास कौन सी स्पीसीज आएगी, यहाँ मेरे पास ये स्पीसीज आएगी, कोई दिक्कत। फर्दर क्या होगा, फर्दर कुछ एनर्जी लेगी और एनर्जी के साथ फिर प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। मैंने यहाँ पर ये चीज़ यहाँ क्यों की, यहाँ पर तो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा थी, यहाँ एनर्जी कम क्यों हुई। बच्चों जो मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर आप बात करो तो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किस पर, कार्बन पे। तो एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, वीक बॉन्ड टूट रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो बताओ ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर बच्चों स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो बच्चों एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। कितने स्टेप रिएक्शन हुई, 1 स्टेप और 2 स्टेप। इंटरमीडिएट कितने बने, 1। ट्रांजिशन स्टेट कितने बने, 2। तो यहाँ से मैं इस रिएक्शन के बारे में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इस रिएक्शन के बारे में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप 2, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 2, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट 1। तो यहाँ से मैं इस फिगर के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ ये क्या है, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस फिगर को भी समझ गए, ग्राफ को समझ गए कि कैसे रिएक्शन में फॉलो हो रही है। एक बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलेगी, फिर क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा क्योंकि अनस्टेबल कंडीशन है। अनस्टेबल कंडीशन को फिर से क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी यहाँ आएगी, फिर से क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट, और फिर से यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो इस तरीके से फिगर अगर आपको दे तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितने स्टेप रिएक्शन है, क्या क्या बना होगा। कार्बोकैटायन बना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही बन रहा होगा। क्लियर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए, तो ग्राफ की बात भी अपने को समझ में आई कि ग्राफ एक्चुअल में हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इसके रिएक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे अपन सीखते हैं कैसे कैसे प्रोडक्ट अपन यहाँ पर बना रहे हैं। चलिए, आपने आइसोमेरिज्म अच्छे से सीख रखा है बच्चों, तो उसका भी रिलेशन यहाँ पर आ सकता है। क्लियर, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये प्रोडक्ट होता, क्लियर, मेरे पास यहाँ पर लेता H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बहुत ध्यान से देखिएगा आप क्या है रिएक्शन में, बहुत अच्छे से रिएक्शन शुरू हो रही है, ऐसा समझ लो कि अब सेक्शन शुरू हो रही है। क्लियर, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म। और इंटरमीडिएट में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। कब बनता है, जब इलेक्ट्रोफाइल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है, H+ है। तो बच्चों बताओ मुझे, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। क्लियर है। अब ये H क्या करेगा, अब ये H शिफ्ट होना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको पता है कि इसके जस्ट बगल में जो कार्बन है उसके पास बहुत ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पॉजिटिव चला जाए तो ये पॉजिटिव बहुत स्टेबल हो सकता है। यहाँ पर बताओ बच्चों, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो आपको मैंने बताया था शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूँ तो शिफ्टिंग सबसे पहले होती है बच्चों हाइड्रोजन की, फिर होती है फेनिल की, फिर आता है इस R का ग्रुप, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। तो सबसे पहले किसकी होती है, हाइड्रोजन, फिर किसकी होती है, फेनिल, फिर किसकी होती है, कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो पहले कौन शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन। तो इसे नाम दोगे 1,2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्यों हुई, क्योंकि तभी हुई शिफ्टिंग जब मेरे पास इसे स्टेबल चीज़ मिली, तभी शिफ्टिंग हुई, वरना शिफ्टिंग नहीं होती। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या मेरे पास फाइनल H तो यहाँ जुड़ा ही है, यहाँ पॉजिटिव बन गया। अब मेरे पास अगर ध्यान दो तो सॉल्वेंट में यहाँ क्या है, वाटर, और वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। क्यों, क्योंकि O के पास लोन पेयर होते हैं। तो अब क्या करेगा ये वाटर क्या करेगा, ये लोन पेयर इसके थ्रू क्या करेगा, अटैक कर देगा। ये ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। तो मुझे बताओ, क्या फाइनल अटैक करने के बाद मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, O पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि O ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किए, खाली किए। फिर से क्या होगा, वाटर तो है ही है मेरे पास सॉल्वेंट के रूप में, ये H+ को फिर से क्या करेगा, अपनी तरफ ले लेगा और इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। क्यों न्यूट्रल कर देगा, अरे यार कोई चीज़ है अनस्टेबल कंडीशन में है तो वो न्यूट्रल होना ही चाहेगी। क्लियर है। तो फाइनल मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया। तो कैसे मैंने प्रोडक्ट को फॉर्म किया आपको समझ में आया। वाटर का अटैक करने का मतलब क्या हुआ, फाइनली OH का एडिशन। OH का एडिशन का मतलब OH ऐड होना चाह रहा है।
वाटर ऐड नहीं होता है यहाँ, एक्चुअल में OH ऐड होता है। जैसे ही वाटर ऐड होता है, इस वाटर का H+ इसको न्यूट्रल करने के लिए वाटर फिर से क्या करता है, अपनी तरफ ले लेता है। तो कभी भी अगर वाटर का अटैक करो, इसका मतलब क्या है, वहाँ कहीं ना कहीं OH जुड़ रहा है। तो क्लियर, आपको समझ में आया कैसे प्रोडक्ट बना, नोट कर लें इसे। स्टेप ऑफ रिएक्शन पूछे तो 1 2 3 4 स्टेप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो स्टेप ऑफ रिएक्शन भी वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको मैकेनिज्म करना आ गया, समझ में आ गया क्या करना है, सिंपल है। कभी भी शॉर्ट ट्रिक नापना है बच्चों, करना सीखें कि मैकेनिज्म होती कैसे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप मैकेनिज्म सीख गए ना, फिर आप खुद ही ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट लेने लगोगे। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास बच्चों, मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक प्रोडक्ट होता। क्लियर है? मैंने क्या किया, इसके साथ H+ और वाटर की रिएक्शन कराई। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर मैं फॉलो करना चाहूँ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब ये पाई बॉन्ड कैसे भी ब्रेक कर सकता है, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी तब शिफ्ट करती है जब कार्बन अलग अलग हो। कार्बन सेम है, इधर भी अल्फा उतने ही है जितने यहाँ है, इसका मतलब ये ऐसे ब्रेक हो या फिर उल्टा ब्रेक हो, बात सेम है। ये क्या करेगा, H+ अपनी तरफ ले लेगा। जैसे ही ये H+ लेगा तो मुझे बताओ, यहाँ से H तो जुड़ चुका है, मेरे पास पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। अब क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। क्या शिफ्टिंग होने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि सारे कार्बन सेम है। जब स्टेबिलिटी सेम ही मिलनी है तो शिफ्टिंग नहीं करेगा। शिफ्टिंग नहीं करेगा तो अब क्या होगा, वाटर है ही है मेरे पास, ये वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा। वाटर अटैक करने के बाद आप सबको पता है कि यहाँ पर O पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए फिर से वाटर आएगा और इस H+ को लेगा और ये न्यूट्रल कर देगा। तो फाइनल मेरे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन को पूछ सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि और अच्छे से हमें यहाँ पर क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए मेरे पास इसकी जगह पे कुछ ऐसा फॉर्म होता, मान लीजिए ऐसा फॉर्म होता। ऐसा फॉर्म होने के बाद अब मैं क्या सोचता, मान लीजिए यहाँ पर रिएक्शन हो रही होती H+ और वाटर से। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले मैं कार्बोकैटायन फॉर्म कहाँ करता मैं कार्बोकैटायन, सोचिए, यहाँ फॉर्म करता या यहाँ फॉर्म करता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर आप देखो तो अल्फ़ा कम है क्योंकि वैलेंसी ज़्यादा लग गई, तो यहाँ H कम होंगे। यहाँ की बात करो तो यहाँ सेकेंडरी है, अल्फ़ा ज़्यादा होंगे। इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ बनना चाहेगा, यहीं। इसका मतलब जब पॉजिटिव यहाँ बनना चाहेगा तो बॉन्ड कैसे टूटना चाहेगा, ऐसे टूटना चाहेगा। ऐसे टूटने के बाद ये सबसे पहले क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगा, H यहाँ पर जुड़ चुका है और यहाँ पॉजिटिव लग चुका है। क्या ये पॉजिटिव शिफ्ट होना जाएगा? नहीं, क्योंकि इसको शिफ्ट होने के लिए कोई प्रॉपर्टीज़ मिल ही नहीं रही है, ये सबसे बेस्ट कंडीशन में ही अभी है। तो इसका मतलब अब यहाँ क्या होगा बच्चों, अब यहाँ वाटर का क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। वाटर का अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे भी से भी हो सकता है। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर OH बन जाएगा। आपको पता है कि वाटर अटैक करेगा और वाटर के बाद फिर क्या करेगा, H ले लेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहीं पर बच्चों क्या होता है, कभी कभी आपने पढ़ा होगा शिफ्टिंग, तो चलिए आपने सीख ली। शिफ्टिंग के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, रिंग एक्सपेंड भी करती है। कैसे एक्सपेंड करती है देखें ज़रा, क्योंकि आपने वो सब सीख रखा है, ठीक है, तो उसका भी यूज़ यहाँ पर आ सकता है। कैसे आएगा ध्यान दें। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई 5 मेंबर रिंग है और इससे ये एल्कीन जुड़ी है, ठीक है। इस एल्कीन से मैंने रिएक्शन कराई H+ और वाटर की। तो अब मुझे बताएं कि अगर मेरे पास रिंग एक्सपेंड होनी है तो रिंग एक्सपेंड होने के कंडीशन क्या होते हैं, आप चले यहाँ देखें। रिंग एक्सपेंड होने के कंडीशन क्या क्या होते हैं। कभी भी अगर रिंग एक्सपेंड होनी है तो रिंग से जस्ट जुड़े कार्बन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। रिंग से जस्ट जुड़े कार्बन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रिंग एक्सपेंड हो सकती है। समझ में आया आपको?
रिंग एक्सपैंड हो सकती है तभी। अगर मान लीजिए मेरे पास 4 मेंबर्ड है, पॉजिटिव लगा है, ये भी रिंग एक्सपेंड कर सकती है। ये किस में कर जाएगी? 6 मेंबर्ड में। ये किस में कर जाएगी? 5 मेंबर्ड में। ऐसे ही मान लीजिए अगर 3 मेंबर्ड के पास कार्बोकैटायन लगाओ तो बच्चों ध्यान रखना ये 4 मेंबर्ड में कन्वर्ट नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती, आप सबने इसमें पढ़ रखा है, आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा आपने, जीओसी में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस इतनी स्टेबल क्वांटिटी होती है कि ये 4 मेंबर्ड में इतनी स्टेबिलिटी नहीं पा पाती जितनी ये 3 मेंबर्ड में पाई जाती है। इसका मतलब ये 3/4 में कन्वर्ट नहीं होती है। तो मुझे बताएं कभी भी 3 मेंबर्ड 4th में एक्सपेंड नहीं होगी। तो बताएं बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आया कि कैसे यहाँ रिंग एक्सपेंड होगा। सबसे स्टेबल रिंग की बात करें अगर हम, तो सबसे स्टेबल रिंग होती है बच्चों 6 मेंबर्ड रिंग, देन आती है 5 मेंबर्ड रिंग, देन 4, देन 3। 7 की बात करें तो 7 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड से भी क्या होती है? अनस्टेबल होती है। तो ध्यान रखना सबसे स्टेबल कौन सी होती है? 6। और कोई पूछे ऐसा क्यों होता है? भाई जितनी छोटी रिंग होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? एंगल स्ट्रेन होगा, और जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा अनस्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर हम कैसे इसको डील कर रहे हैं। क्लियर हो गया क्या? चलिए आगे इसके क्वेश्चन को करते हैं जिससे कि समझ में आए कि एक्चुअल में क्या करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने 11th में पढ़ रखी हैं, ये 11th के ही पार्ट हैं। तो आपको पता है कि रिंग एक्सपैंड कैसे होती है, कैसे क्या होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए इस रिएक्शन को अपन आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये H+ को अपनी तरफ क्या करेगा? अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो मुझे बताएं यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। क्या ये वो क्वांटिटी है जो रिंग को एक्सपेंड कर सकती है? क्यों? क्योंकि 5 मेंबर्ड से जस्ट जुड़े कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव है। अब एक्सपेंड करने का चीज़ समझिए, फॉलो समझिए कैसे करते हैं। अगर भूल गए हो तो आपको पता है कि ये बॉन्ड या तो ये बॉन्ड यही टूट के किससे जुड़ेंगे? इस बॉन्ड से ही जुड़ेंगे, क्योंकि इस पॉजिटिव को ही तो बॉन्ड की ज़रूरत है। तो मुझे बताओ अगर ये बॉन्ड टूटता है, ध्यान देना बच्चों, तो ये बॉन्ड टूटा 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 किससे जुड़ गया? इससे। इससे जब जुड़ा तो वैलेंसी किसकी फ्री हुई? इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई। इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई तो पॉजिटिव शिफ्ट कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब आप नंबरिंग कर लो, बेस्ट है। 3, 4, 5, 6, 1 से 6 को जुड़ चुका है। आप 6 मेंबर रिंग बना लो। नंबरिंग आपने जैसे की थी आप वैसे ही फर्दर कर सकते हो। मुझे बताओ 1 पे क्या जुड़ा है? 1 पे जुड़ा है मैथिल, मैंने मैथिल जोड़ दिया। 2 पे क्या आएगा? मुझे पता है जब ये बॉन्ड टूटा था, ये बॉन्ड टूट के जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ते जुड़ते इस वैलेंसी को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैलेंसी फ्री किसकी हुई? 2 की, इसलिए पॉजिटिव शिफ्ट कहाँ हुआ? 2 पे। तो बताओ बच्चों 2 पे क्या लग जाएगा? पॉजिटिव। क्या ये सबसे बेस्ट पॉजिटिव है या इससे भी बेस्ट हो सकता है? इससे भी बेस्ट हो सकता है। कब? जब ये 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर दे। क्या कर दे? 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर दे। जैसे ही ये 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेगी क्या मेरे पास फाइनल ये बन जाएगा? अब इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो अब क्या करेगा? जो न्यूक्लियोफाइल वाटर है, वाटर आएगा और ये अटैक कर देगा, एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब आपको पता है कि OH जुड़ेगा, फिर वाटर H+ लेगा, तो फाइनली मैंने ये लिख दिया। आपको कैसे पता? ये आप समझ रहे हो। तो आपको पता चला कि कैसे आपने इस रिएक्टेंट से आपने उस प्रोडक्ट को फॉर्म किया। जल्दी से मुझे एक रिएक्शन करके दिखाएं, और रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन को करना है और आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। ट्राई करें बच्चों, सेम एज इट इज़ है। ध्यान रखें रिंग एक्सपेंड होगी या नहीं होगी। चलिए करें। ठीक है, कर लिया आपने। चलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए H+ और वाटर। क्लियर है? यही क्वेश्चन है। चलिए देखते कैसे करते हैं, सीखिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले H+ को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। मुझे पता है टर्सरी है, यहाँ कार्बोकैटायन अच्छा बनेगा, इसलिए यहाँ पर इसने इलेक्ट्रोफाइल को इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक किया। बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद मेरे पास फाइनल क्या बन जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। क्लियर है?
अब मुझे बताओ क्या यहाँ रिंग एक्सपेंड करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड टूट के किससे जुड़ेगा? इससे। वैलेंसी किसकी फ्री होगी? इसकी। नंबरिंग कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है, नंबरिंग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। 4 से किसकी बन रही है रिंग? 5 की। 5 मेंबर रिंग बना लिया। फिर से वही नंबरिंग की थी जो मैंने यहाँ पर पुटअप की थी। मुझे बताओ 1 से क्या क्या जुड़ा है? 1 से ये मैथिल जुड़ा है और ये मैथिल जुड़ा है, तो आपने 1 से ये मैथिल और ये मैथिल जोड़ दिया। पॉजिटिव कहाँ आएगा? 2 पे, इसका मतलब आपने 2 पे पॉजिटिव लगा दिया। तो मुझे बताओ फाइनली आपको समझ में आया कैसे आपने किया? अब क्या ये फाइनल स्ट्रक्चर है या इससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी कुछ है? इससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है कब? जब 1-2 शिफ्टिंग करें। अब यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, ना ही फेनिल ग्रुप है, तो बचा कौन? कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। इसका मतलब कौन शिफ्ट होगा? 1-2 मैथिल शिफ्टिंग। 1-2 मैथिल शिफ्टिंग। 1-2 मैथिल शिफ्टिंग के बाद अब देखो बच्चों ध्यान से, जैसे ही 1-2 मैथिल शिफ्ट करेगी क्या मेरे पास ये फिगर बन जाएगा? क्लियर है? अब ये सबसे बेस्ट स्टेबिलिटी है। अब क्या करेगा? वाटर आएगा और अटैक कर देगा। वाटर अटैक करेगा तो बताओ मेरे पास क्या जुड़ जाएगा बच्चों? मेरे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या आप सबको क्लियर समझ में आया कि आपने कैसे एडिशन किया? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चले एक बार जल्दी से ये करके दिखाएं। ये बहुत अच्छे से करें बेटा, गलती ना करें। H+ और वाटर। क्या सबसे पहले स्टेप क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद फिर क्या होगा? अगर शिफ्टिंग होनी पॉसिबल है तो शिफ्टिंग हो जाएगी, अगर शिफ्टिंग होनी पॉसिबल नहीं है तो शिफ्टिंग नहीं होगी। जैसे बताइए, सबसे पहले क्या करेगा? H+ को लेगा। H+ लेने के बाद मेरे पास बन के आ गया ये रिंग से जस्ट जुड़े कार्बन पे पॉजिटिव है। क्या रिंग एक्सपेंड करेगी? नहीं, क्योंकि 3 कभी भी 4 में नहीं करती, बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। ध्यान रखो। तो सीधे वाटर क्या करेगा? आएगा, अटैक करेगा और चला जाएगा। इसका मतलब मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? OH। क्लियर समझ में आया? तो आपको समझ में आया कब शिफ्टिंग होगी कब नहीं होगी। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का फिगर होता। क्लियर? एक और हटा दो। सबसे पहला काम क्या होता बच्चों? सबसे पहला काम ये होता, सबसे पहला काम क्या होता अगर रिएक्शन में करा रहा हूँ H+ और वाटर से? सबसे पहला काम क्या होता? पाई बॉन्ड ब्रेक होता, H+ को लेता, H+ को लेने के बाद जो भी जैसा लगा है वैसा लगाता और कार्बोकैटायन यहाँ बन जाता। क्या क्लियर है? H यहाँ से जुड़ चुका है, वो उस H को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे पता है क्या शिफ्टिंग होगी, मुझे पता है 1-2 शिफ्टिंग होगी, लेकिन यहाँ 1-2 कैसी शिफ्टिंग होगी? 1-2 फेनिल शिफ्टिंग होगी। कैसी शिफ्टिंग होगी? 1-2 फेनिल शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कार्बन कार्बन फेनिल, हाइड्रोजन के बाद क्या आता था? फेनिल, देन आता था R। तो फेनिल की टेंडेंसी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए कौन डोनेट करे, कौन शिफ्ट करेगा? 1-2 फेनिल शिफ्टिंग। तो बताएं फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगा? फेनिल जुड़ के यहाँ पॉजिटिव। अब फेनिल इसलिए अच्छा हो गया बच्चों, सोचो अगर फेनिल आया तो फेनिल के आने से यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो गया? सॉरी, पॉजिटिव शिफ्ट होके कहाँ आ गया? यहाँ। अब इसको अल्फा क्या मिल गया? ज़्यादा मिल गया, शिफ्टिंग हो गई। तो मुझे बताएं बच्चों, अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ? वाटर। वाटर क्या करेगा? अटैक कर देगा। कहाँ? न्यूक्लियोफिलिक। तो बताओ बच्चों मेरे पास बन क्या जाएगा? फेनिल, CH3 था ही ये, पॉजिटिव से क्या जुड़ जाएगा? OH। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा कौन सा आ गया? वो आ गया। तो कैसे आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी देखी? समझ में आया आपको? क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ बोलता कि बताओ रिएक्टिविटी किसकी अच्छी है जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहा हूँ। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी की। जैसे मेरे पास मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से एल्कीन होती, एल्कीन कुछ इस तरीके से बनी हुई है और मुझे पूछा जा रहा है बच्चों कि
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगी, ए, बी या सी? बताएं बच्चों, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगी? क्या मुझे पता है कि ए में, बी में और सी में जब मैं पाई बॉन्ड ब्रेक करूँगा तो ए किस में कन्वर्ट होगी, इसमें। इसे कन्वर्ट करूँगा तो ये किस में कन्वर्ट होगी, इसमें। और इसे भी कन्वर्ट करूँगा तो ये भी किस में कन्वर्ट होगी, इसमें। बच्चों यहाँ भी कितने अल्फ़ा हैं, 5 अल्फ़ा हैं। यहाँ भी कितने अल्फ़ा हैं, 5 अल्फ़ा हैं। और यहाँ कितने हैं, 6 और 2 8। मुझे बताओ, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा वो तो बहुत अच्छी रिएक्टिव हो गई। अब मैं अगर बी और सी की बात करूं तो बी और सी में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम आने लगते हैं तो मैंने देखा कि यहाँ एक पॉसिबिलिटीज़ तो ये थी, लेकिन एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी तो हो सकती थी कि ये ऐसे बनता। दोनों पॉसिबिलिटीज़ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसकी एक पॉसिबिलिटीज़ में अंतर है, और वो क्या है बच्चों, ये। तो बताओ यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी है ये कम होगी, इसके दोनों केसेस में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा होगा, बी ज़्यादा होगा। आप कंफ्यूज ना हो, आप अगर सिस और ट्रांस में देखें तो आपको पता है दोनों ही केसेस में या तो यही बनती या तो ये बनती। इसमें क्या होता, इसमें भी या तो ये बनता या तो ये बनता, और दोनों ही केस देख लो क्या है, सेम है। लेकिन ये दोनों केस यहाँ पर सेम नहीं है बच्चों, इसीलिए मैंने बी को क्या दिया, ज़्यादा दिया। इसलिए बताओ सबसे पहले ए, फिर बी और फिर सी। चलिए और अच्छे एग्जाम्पल की बात करते हैं और क्लियर होगा। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं बच्चों, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो कि कैसे हमको इन्हें डील करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होती, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड क्या होता, ये होता, और यहाँ ग्रुप मैथिल लगा होता, यहाँ एथिल लगा होता, यहाँ आइसोब्यूटिल लगा होता, और यहाँ नियो ग्रुप लगा होता। मान लीजिए कुछ इस तरीके से लगा होता और मुझसे पूछता कि रिएक्टिविटी बताओ, तो सबसे पहले मैं क्या करता, कार्बोकैटायन फॉर्म करता, क्योंकि मुझे पता है एल्कीन हर जगह से मैं, अब रिंग तो टूटेगी नहीं भाई। रिंग का कैसा फॉर्मेशन है, अगर ध्यान से देखो तो कैसा होगा, ये एरोमेटिक रिंग है, ये इतनी जल्दी टूटेगी नहीं, तो कौन टूटना चाहेगा, ये। जैसे ही ये टूटेगा सबसे पहले क्या करेगा, H+ को लेगा। H+ को लेने के बाद बच्चों क्या बनेगा, ध्यान दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। यहाँ ये बन जाएगा, क्या ये यहीं बना रहेगा, या इसको पता है कि रेजोनेंस कर सकता है, हो सकता है रेजोनेंस करने के बाद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता ये ग्रुप क्या कर रहा है। जब ये रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। लेकिन इसको एक अच्छी चीज़ क्या मिल रही है, ये ग्रुप। क्या जब पॉजिटिव यहाँ आएगा इसको 3 अल्फ़ा कंटेनिंग ग्रुप मिलेंगे, यहाँ आएगा तो इसको 2 अल्फ़ा कंटेनिंग ग्रुप मिलेंगे, यहाँ आएगा तो इसको 1 अल्फ़ा कंटेनिंग ग्रुप मिलेंगे, और यहाँ आएगा तो इसको 0 अल्फ़ा कंटेनिंग ग्रुप मिलेंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, इसके हेल्प से मैं बता सकता हूँ कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो मुझे बताओ कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। यहाँ अगर मैं इंडक्टिव की बात करूँ तो इंडक्टिव ये अच्छा होता है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या गिनते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन, और हम सबको पता है सबसे पहले मेसोमेरिक, देन हाइपर, देन इंडक्टिव। तो कौन डोमिनेट करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताओ अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ए, क्योंकि इसके पास कितने अल्फ़ा हैं, 3 अल्फ़ा हैं। तो बताओ रिएक्टिविटी भी किसकी होगी, ए, बी, सी, डी। समझ में आया आपको कैसे मैंने किया। इस तरीके से वो कुछ भी ग्रुप लगा सकता है, हो सकता है डोनेटिंग ग्रुप लगा दे, हो सकता है विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दे। ये सब आपने जीओसी में सीख रखा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी। तो आपको समझ में आया कैसे ये ABCD मैंने यहाँ लिखा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहाँ पर OH ग्रुप लगा होता, यहाँ मेरे पास NO2 ग्रुप लगा होता, यहाँ मेरे पास CH3 ग्रुप लगा होता, और मुझसे पूछता
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी इन ए बी सी, मैं क्या बोलता? मैं ये बोलता बच्चों, मुझे पता है O के पास क्या है, मुझे पता है कि कार्बोकैटायन अगर बनेगा तो यही बनेगा, सब में यही बनेगा। घूम के कहाँ आएगा? घूम के इसके नीचे आएगा। अब बताओ, ये O का लोन पेयर आप सबने पढ़ रखा है, प्लस M डोनेट करता है, ये माइनस M करता है, ये प्लस H करता है। पॉजिटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव वैसे ही खाली है, उसको चाहिए डोनेट करने वाला। ये भी डोनेट कर रहा है और ये भी डोनेट कर रहा है। बताओ पहले कौन आता है? मेसोमेरिक, देन हाइपर, देन इंडक्टिव। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा? ए। फिर कौन होगा? सी। फिर कौन होगा? बी, क्योंकि बी में क्या कर रहा है? हाईली विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हाईली विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो क्लियर आपको समझ में आया ए बी सी में हमने कैसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया? क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास यहाँ Cl लगा देता, यहाँ Cl लगा देता और यहाँ Cl लगा देता। मुझे पता है हैलोजन ग्रुप क्या करते हैं बच्चों। हैलोजन ग्रुप क्या करते हैं? हैलोजन ग्रुप हाईली इंडक्टिव, माइनस आई शो करते हैं। क्या शो करते हैं? माइनस आई। और माइनस आई में क्या देखता हूँ मैं? डिस्टेंस फैक्टर। क्या देखेंगे? डिस्टेंस फैक्टर। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ डिस्टेंस फैक्टर की वजह से यहाँ पर कौन ज़्यादा खींचेगा और कम खींचेगा, समझ सकता हूँ मैं। क्लियरली मुझे पता है यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करूँ तो पॉजिटिव 4 3 2, मतलब यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 डालूँ तो आप समझ सकते हो स्टेबिलिटी किसकी अच्छी होगी? 3 1 2 की अच्छी होगी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं और अच्छे से क्लियर होना है ये, क्योंकि यही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी काफ़ी पूछी आती है बच्चों, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर रिएक्शन विद HX। रिएक्शन विद HX। HX की अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से, रिएक्शन विद HX का मतलब क्या हुआ? हो सकता है यहाँ पर HF भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? सबसे पहला स्टेप होगा यहाँ पर इस H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करना। H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो मुझे बताओ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या बन जाएगी? ये H जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो मुझे बताओ यहाँ पर HF बॉन्ड, HCl बॉन्ड, HBr बॉन्ड और HI बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है? HF। और सबसे स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी? तो कह सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं बात करूँ तो हैलाइड के रिस्पेक्ट में किस में होगी? HI, HBr, HCl और HF। तो समझ में आया कैसे अपन ने यहाँ पर रिएक्शन की रिएक्टिविटी के साथ साथ रेट के बारे में भी बता दिया। तो हैलाइड के रेट की बात करें तो क्यों ऐसा होता है, आपको समझ में आया क्लियरली? तो मुझे बताएं अब क्या होगा? जो भी हैलाइड माइनस होगा वो क्या करेगा? ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। तो सेम चीज़ है, जैसे मैंने H प्लस जोड़ा था और OH माइनस जोड़ा था, वैसे ही मेरे पास H प्लस और X माइनस भी जुड़ जाएगा। मेन चीज़ ये थी कि बताओ रिएक्शन अगर R1 है, R2 है, R3 है और R4 है तो सबसे तगड़ी कौन होगी? R4। देन कौन होगी? R3, देन R2, देन R1। ये रेट ऑफ रिएक्शंस होंगी। तो आपको समझ में आया HX के थ्रू हम कैसे यहाँ पर करते हैं। यहाँ सॉल्वेंट हम प्रेजेंट ले लेते हैं कभी कभी CCl4। ऐसा हम क्यों लेते हैं? ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है जो रिएक्शन के रेट में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि इसके कोई रोल ही नहीं है। और जब इसका कोई रोल ही नहीं है तो ये क्यों जुड़ना चाहिए? ये कोई डिफरेंस तो क्रिएट करेगा नहीं, इसीलिए इसको क्या ले लेते हैं? एज अ सॉल्वेंट ले लेते हैं। क्लियर है? अगर मैं यहाँ वाटर ले लेता, सुनिए, अगर मैं यहाँ पर वाटर ले लेता तो इस X की जगह पे वाटर अटैक कर जाता। क्यों? X माइनस है और वहाँ O पे लोन पेयर है, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा? O की, तो वो जल्दी अटैक कर सकता था। तो वहाँ पर पूरा HX यूज़ ना आता, वहाँ हो सकता था वाटर का भी यूज़ आ जाता। तो क्लियर समझ में आया आपको ये सारी चीज़ें? तो आपको समझ में आया कैसे यहाँ पर मैंने रिएक्शन की। अगली रिएक्शन करते हैं HX इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखो कैसे। जैसे मान लो मेरे पास रिएक्शन होती एल्कीन की,
H प्लस यहाँ HX कर लो और यहाँ पर वाटर कर लो। HX और वाटर किया तो बताओ मेरे पास यहाँ सबसे पहले क्या होता, H प्लस लेता, H प्लस लेने के बाद मेरे पास पॉजिटिव बनता और यहाँ H जुड़ चुका है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास X माइनस भी है और एक मेरे पास वाटर भी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने के कारण ये वाटर क्या करता है, अटैक कर देता है। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, H और OH। तो यहाँ देखा आपने X माइनस होते हुए वो अटैक नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ वाटर सॉल्वेंट। क्लियरली आपको बात समझ में आई? तो बताओ अगर यहाँ पर HX के प्रेजेंस में CCl4 होता तो पूरा पूरा कौन अटैक करता, HX। इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है मेरा, X और ये H। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और उसकी रिएक्टिविटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। तो किस तरीके से यहाँ पर समझ में आया आपको? मेन पॉइंट्स क्या थे, एल्काइन और एल्कीन की रिएक्शन भी इसके साथ होती है। एल्काइन की अपन को नेक्स्ट क्लास में देखनी है। अगर मैं बात करूँ एल्कीन की तो क्या होता है, सबसे पहले एल्कीन एज अ न्यूक्लियोफाइल ब्रेक होता है, क्या करता है H प्लस को अट्रैक्ट करता है, फिर क्या होता है पॉजिटिव बनता है एज अ इंटरमीडिएट। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, उस पॉजिटिव पे अटैक करता है। अगर वो पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है या रिंग एक्सपेंड हो सकती है या कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो जिससे कि वो स्टेबल हो जाए तो वो उस चीज़ को करना चाहेगा। एंड द फाइनल स्टेप, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, उससे बॉन्ड पेयर कर लेगा जिससे कि वो भी न्यूट्रल स्टेट में आ जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट, यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर अपन ने यहाँ पर इसको देखा। तो समझ में आया आपको? तो क्लियर समझ में आ गया कैसे अपन ने यहाँ पर रिएक्शन को किया? क्लियर है? चलिए